नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, महाद्वीपों की जो श्रृंखला आपकी चल रही है उसी के तहत हम पढ़ रहे थे क्या, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका के अंदर बहुत सारी चीज़ों को हमने अभी तक पढ़ लिया है। उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति के बारे में हमने जान लिया, उत्तरी अमेरिका के भौतिक प्रदेशों के बारे में हमने जान लिया, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में हमने जान लिया, उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से प्रमुख पठार हैं, इनकी क्या क्या विशेषता है उसको हमने पढ़ लिया, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों। अभी हम बात कर रहे थे किसकी, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों की। तो नदियों में हमने कुछ नदियों के बारे में अभी तक जान लिया था। जैसे हम बात कर रहे थे उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों की हम बात करें तो कौन कौन सी नदी के बारे में हम बात कर चुके हैं। मैकेंजी नदी के बारे में हम बात कर चुके हैं, मैकेंजी नदी, ठीक है। उसके बाद अलास्का की यूकान नदी के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद कोलंबिया नदी के बारे में हमने बात कर ली। और यहाँ पर ध्यान रखना, कोलंबिया नदी की जो सहायक नदी है, कोलंबिया नदी की सहायक नदी मैंने लिखाई थी स्नेक नदी। और इस स्नेक नदी की घाटी में, ठीक है, ध्यान रखना, इस स्नेक नदी की घाटी में येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। क्या स्थित है? येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है, जो किसके लिए जाना जाता है? नेचुरल गीजर्स के लिए जाना जाता है। गर्म पानी के स्रोत यहाँ पर पाए जाते हैं और उनमें से आप देखेंगे ओल्ड फेथफुल गीजर। तो ओल्ड फेथफुल जो है वो के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर याद आना येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क। तो कोलंबिया नदी की बात हो गई। कोलंबिया नदी के बाद हमने बात की कोलोराडो नदी के बारे में भी हमने बात कर ली है। उसके बाद हम बात कर रहे थे, कोलोराडो नदी के बाद हमने बात की थी कौन सी? रियो ग्रांडे नदी। और अब हम बात करेंगे अगली एक और नदी की, जो महत्वपूर्ण नदी है, इसको बोलते हैं मिसिसिपी नदी। तो अभी हम बात करेंगे मिसिसिपी नदी की, या इसके बाद जो भी प्रमुख नदियां हैं उन नदियों की। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब आगे, अगली नदी है, इसको बोलते हैं मिसिसिपी नदी। तो देखिए, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम मैप लेकर चलते हैं, मैप पर हम चीज़ों को समझ लेते हैं। ये पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका का मैप आप देख पा रहे होंगे। इस उत्तरी अमेरिका के मैप से अगर आप देखें तो यहाँ से निकलती है इस तरह से नदी, और इस तरह से बहती हुई यहाँ पर आकर गिरती है, ठीक है। इसमें इसकी एक सहायक नदी जुड़ जाती है और एक और सहायक नदी जुड़ती है। तो इस प्रकार से देखें तो ये इस तरह की नदी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिसिसिपी नदी जो है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? मिसिसिपी नदी की उत्पत्ति जो होती है ये इटस्का झील से होती है। इटस्का झील से होती है। और यहाँ पर है एक और, जिसको बोलते हैं मिसौरी नदी। ये इसकी सहायक नदी कहलाती है, जो कहाँ से निकलती है? ये निकलती है रॉकी पर्वत श्रृंखला से। और इसकी एक और सहायक नदी है, इसको बोलते हैं ओहियो नदी कहलाती है। और ये नदियाँ जो है मिसिसिपी और मिसौरी नदियाँ आपस में मिलती है। यहाँ पर एक प्रमुख शहर स्थित है जिसको बोलते हैं सेंट लुइस।
तो सेंट लुइस शहर में ये दोनों नदियां मिसिसिपी और मिसौरी नदियां आपस में आकर मिल जाती हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये नदी कहाँ पर गिरती है, ये नदी गिरती है यहाँ पर इस खाड़ी में, और इस खाड़ी को हम बोलते हैं क्या, मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी। और मैक्सिको की खाड़ी में ये नदी एक विशेष प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है, एक विशेष प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। तो यहाँ पर एक डेल्टा बनाती है जिसको हम बोलते हैं पंजाकार डेल्टा। पंजाकार डेल्टा। तो पंजाकार डेल्टा बनाती है, या बर्ड फुट डेल्टा या पक्षीपाद डेल्टा भी इसको बोलते हैं, पक्षीपाद डेल्टा। पक्षीपाद डेल्टा या बर्ड फुट डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा। तो बर्ड फुट डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा बनाती है, तो वो यही नदी है। उसके बाद इसी नदी के मुहाने पर यहाँ पर एक प्रमुख बंदरगाह है जिसको बोलते हैं न्यू ऑलियर्स बंदरगाह। तो न्यू ऑलियर्स बंदरगाह इसी के तट पर स्थित है, इसी के मुहाने पर स्थित है। तो ये प्रमुख विशेषताएं हैं किसके बारे में, ये मिसिसिपी मिसौरी नदी के बारे में। मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र की बात हो रही है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं और इन्हीं को हम नोट डाउन कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या क्या पॉइंट इससे बनेंगे। तो उद्गम इसका कहाँ से हुआ है, इटस्का झील से। इसकी सहायक नदी कौन सी है, मिसौरी, जो कहाँ से निकलती है, रॉकी पर्वत से निकलती है। और ये दोनों कहाँ पर मिलती है आपस में, सेंट लुइस शहर के पास आपस में आकर मिल जाती हैं। चलिए तो इसके बारे में लिख लेते हैं क्या क्या विशेषताएं बनेंगी। तो पॉइंट बाय यहाँ पर लिखते चले जाते हैं। तो लिखें मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र विश्व के बड़े अपवाह तंत्रों में से एक है। बड़े अपवाह तंत्रों मतलब ये दोनों नदियां मिलकर बहुत बड़े अपवाह क्षेत्र का निर्माण करती हैं। अपवाह तंत्रों में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, मिसिसिपी नदी इटस्का झील से निकलती है। इटस्का झील, इटस्का झील से निकलती है। तो इटस्का झील से उत्पत्ति होती है किसकी, मिसिसिपी नदी की। और मिसौरी नदी जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, मिसौरी नदी ध्यान रखना रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती है। रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती है कौन सी, मिसौरी नदी। और नेक्स्ट लिखें मिसिसिपी तथा मिसौरी। मिसिसिपी तथा मिसौरी नदियां सेंट लुइस शहर में
सेंट लुइस शहर में आपस में मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लें, ये नदियां मैक्सिको की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में पंजाकार डेल्टा या बर्ड फुट डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा या इसी को ध्यान रखना पक्षीपाद डेल्टा भी बोलते हैं, पक्षीपाद डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा या पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब नदी में क्या होता है कि नदी जब डेल्टाई क्षेत्र में ढलान ज़्यादा होता है तो नदी के बड़े बड़े कण समुद्र में काफ़ी गहराई तक चले जाते हैं और उसके किनारों पर महीन कण क्या करते हैं, एक दीवार सी बना देते हैं। तो अंदर तक इसमें क्या होता है ये दिखाई देती है, इसलिए हम बोलते हैं इसको पक्षीपाद डेल्टा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मान लीजिए सागर है, ये यहाँ पर नदी गिरती है। तो इस प्रकार के नदी तंत्र में क्या होता है कि नदी इस तरह से ढलान अगर ज़्यादा होता है तो नदी क्या करती है कि छोटी छोटी वितरिकाएं जो है वो नदी की काफ़ी गहराई तक अंदर की तरफ चली जाती हैं। अवसाद समुद्र में काफ़ी गहराई तक निक्षेपित हो जाते हैं और ये निक्षेपित होने के बाद ये नदी जो है वो फिर यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये तो समुद्र है, ये समुद्र है, समुद्र के क्षेत्र है, लेकिन इसमें नदी ढलान ज़्यादा है। तो नदी का ढाल ज़्यादा होने के कारण नदी समुद्र में काफ़ी गहरी गहरी नालियाँ बनाते हुए अवसादों का निक्षेपण कर देती हैं। तो बड़े बड़े कण बहकर जब अंदर की तरफ चले जाएंगे और इसके किनारों पर महीन कण जमा हो जाते हैं तो अंदर की तरफ इसमें क्या बन जाती हैं, नलिकाएं सी बन जाती हैं समुद्र के अंदर की तरफ। ठीक है, जनरली नदी क्या करती है, किनारों पर ही निक्षेपित तो कर देती है सारे अवसादों को, लेकिन इसमें अवसाद अंदर तक चले जाते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति बनती है, ऐसे डेल्टा को हम बोलते हैं पक्षीपाद डेल्टा। तो ये पक्षीपाद डेल्टा या बर्ड फुट डेल्टा कहलाता है। तो ये विशेषता है मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र की। तो ये ध्यान रखना, पक्षीपाद डेल्टा या पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। इसके अलावा हम बात करें, नेक्स्ट देख लें, यूएसए के दक्षिणी मैदानी भाग का निर्माण, दक्षिणी मैदानी भाग का निर्माण इसी नदी तंत्र द्वारा होता है, इसी नदी तंत्र द्वारा होता है। तो इसी नदी तंत्र के द्वारा ध्यान रखना, जो दक्षिण का मैदानी भाग जो है, मध्यवर्ती मैदान का जो दक्षिणी भाग है, वो मिसिसिपी मिसौरी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से ही बनता है। तो दक्षिणी भाग का ये निर्माण करती हैं। उसके बाद हम बात करें न्यू ऑलियर्स बंदरगाह, न्यू ऑलियर्स बंदरगाह, न्यू ऑलियर्स बंदरगाह, ठीक है, ध्यान रखें, इसी नदी के मुहाने पर स्थित है, इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, और ये नदी जब मैदानी भाग का निर्माण करती है और जाहिर सी बात है कर्क रेखा के नज़दीक भी है,
कर्क रेखा मैक्सिको से गुजरती है उत्तरी अमेरिका में, तो कर्क रेखा के नज़दीक भी होगी तो इस क्षेत्र में कैसी होगी, उपजाऊ भूमि होगी, और उपजाऊ भूमि होगी तो इस क्षेत्र में क्या होगा, मक्का, गेहूं, गन्ना, इन क्षेत्र के लिए क्या है, कपास, चावल आदि होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लें, इस नदी घाटी में मक्का, गेहूं, चावल, कपास, तंबाकू, गन्ना आदि की कृषि की जाती है, आदि की कृषि की जाती है। ये प्रमुख क्षेत्र आपको इधर दिखाई देते हैं। तो ये स्थिति आपकी बनती है, ये कौन सी नदी को लेकर है, मिसिसिपी नदी को लेकर है। ठीक है, अब मिसिसिपी नदी के बाद एक और प्रमुख नदी की बात करें और वो नदी आपकी कहलाती है कौन सी, सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, तो अगली नदी जो महत्वपूर्ण नदी है वो सेंट लॉरेंस नदी के रूप में जानी जाती है। और सेंट लॉरेंस नदी, ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि ये नदी क्या करती है, ये नदी उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग का निर्माण करती है, सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग। तो ये क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे, हम बात कर रहे हैं केवल इस क्षेत्र की, इस वाले भाग की। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि 5 नदियों से मिलाकर एक तंत्र का निर्माण होता है, एक नदी तंत्र आपका बन जाता है। वो एक झीलें यहाँ पर दिखाई देती हैं और इन झीलों से ही, इस झीलों से ही ये नदी निकलती है और ये नदी इस तरह से यहाँ पर जाकर गिरती है। ये नदी है और ये नदी कहलाती है सेंट लॉरेंस नदी। इस प्रकार की स्थिति बनती है। ये झीलें हैं और इसमें सबसे आखिर में एक झील कहलाती है, इस झील को हम बोलते हैं ओंटारियो झील। क्या नाम है इसका, ओंटारियो झील। महान झीलों की आखिरी झील है, झीलों की हम आगे बात करेंगे। महान झीलों की आखिरी झील है, इसका नाम है ओंटारियो झील। इस ओंटारियो झील से इसकी उत्पत्ति होती है। उसके बाद ये झील यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है और उसके बाद इधर की तरफ क्या है, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, अटलांटिक महासागर। और इधर अटलांटिक महासागर को पार करके जाएं तो यूरोप है, इधर उत्तरी अमेरिका है, दोनों ही संपन्न प्रदेश हैं। तो इन दोनों क्षेत्रों में भारी मात्रा में व्यापार होता है। और आप देखिए यहाँ से अटलांटिक महासागर से इस नदी के द्वारा और इन महान झीलों के द्वारा बिल्कुल उत्तरी अमेरिका के मध्य भाग तक इस तरह से यहाँ तक आपकी आयात निर्यात किया जा सकता है। तो इसलिए ये आयात निर्यात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर इस नदी को हम बोलते हैं सेंट लॉरेंस नदी। और सेंट लॉरेंस नदी, ध्यान रखना, सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे ही, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे ही कई सारे शहर बसे हुए हैं, जैसे टोरंटो है, क्यूबेक है, मॉन्ट्रियल है। ऐसे प्रमुख शहर यहाँ पर बसे हुए हैं। और मॉन्ट्रियल विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर भी कहलाता है, इसी के किनारे बसा हुआ है मॉन्ट्रियल। तो ध्यान रखना, यहाँ पर क्यूबेक है, क्यूबेक, यहाँ पर आपका मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल। और ये प्रसिद्ध जगह हैं, ठीक है, आप जानते होंगे ये प्रसिद्ध जगह कहलाती हैं। तो मॉन्ट्रियल की अगर बात होती है तो ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल क्यों प्रसिद्ध है। मॉन्ट्रियल में आपको पता होगा विश्व ओजोन सम्मेलन का आयोजन किया गया था, विश्व ओजोन सम्मेलन।
तो विश्व ओजोन सम्मेलन 1987 में जो सबसे पहले आयोजित किया गया था वो यहीं किया गया था, इसीलिए ही मॉन्ट्रियल आपका जाना जाता है। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल इसी वजह से यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो एक एक करके इस नदी के बारे में जान लेते हैं। ये नदी है आपकी कौन सी, आपकी सेंट लॉरेंस नदी। तो यहाँ लिख लेते हैं इसकी विशेषताएं। सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, अब सेंट लॉरेंस नदी में सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पर सेंट लॉरेंस नदी लिख लें। यह नदी ओंटारियो झील से निकलती है, ओंटारियो झील से निकलती है। यूएसए तथा कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हुए, यूएसए तथा कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर में ये नदी अपना जल निक्षेपित कर देती है। ठीक है, और वहीं पर एक खाड़ी बनती है जिसको बोलते हैं सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो मोहाना ये कहाँ पर बनाती है, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में लिख लें सेंट लॉरेंस खाड़ी। सेंट लॉरेंस खाड़ी, तो सेंट लॉरेंस खाड़ी में गिरती है, अटलांटिक महासागर में ये खाड़ी बनी हुई है। इसके बाद इलावा हम बात करें तो लिख लें क्यूबेक कनाडा के प्रमुख शहर, कनाडा के प्रमुख शहर क्यूबेक तथा मॉन्ट्रियल इसी नदी के किनारे स्थित हैं। इसी नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो मॉन्ट्रियल जो है, मॉन्ट्रियल जिसकी मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मॉन्ट्रियल में विश्व ओजोन सम्मेलन हुआ था, ये तो आप जानते हैं 1987 के अंदर। लेकिन मॉन्ट्रियल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर भी कहलाता है। तो मॉन्ट्रियल की बात करें तो मॉन्ट्रियल के नीचे मैं लिख देता हूं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय कहा जाता है। और ध्यान रखना 1987 में प्रथम विश्व ओजोन सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्व ओजोन सम्मेलन, तो प्रथम विश्व ओजोन सम्मेलन का आयोजन किया गया 1987 के तहत। ठीक है, तो तभी से आपने देखा होगा ओजोन दिवस भी आपका मनाया जाता है। दूसरे हम बात करें, क्यूबेक जो है वो कनाडा का प्राचीनतम शहर कहलाता है।
यहाँ पर ज़्यादातर फ्रांसीसी लोग रहते हैं, फ्रांस से आई हुई जनसंख्या यहाँ पर रहती है, इसलिए जो फ्रेंच सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट एक और फैक्ट कभी में पूछा जाए तो लिख लें यहाँ पर, क्यूबेक कनाडा का सबसे प्राचीनतम शहर है, सबसे प्राचीनतम शहर है। यहाँ अधिकतर जनसंख्या फ्रांसीसियों की है, इसलिए इसे फ्रेंच सिटी के नाम से जाना जाता है, फ्रेंच सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फ्रेंच सिटी के नाम से इसको बोलते हैं। जैसे टोरंटो वगैरह है, टोरंटो में भारतीय लोग ज़्यादा रहते हैं तो उसको मिनी पंजाब बोलते हैं, पंजाबी लोग ज़्यादा रहते हैं, या मिनी इंडिया, मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से हम बात करें। इसके अलावा अगर आप देखें, ये जो सेंट लॉरेंस नदी है महान झीलों से जुड़ी हुई है, और महान झीलों को नहरों के द्वारा जोड़ दिया गया है। तो ये बहुत लंबे आंतरिक जलमार्ग की बात करें, या ये कहें कि उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग का निर्माण करती है। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग पूछा जाए कौन सी नदी बनाती है, तो सेंट लॉरेंस नदी का नाम आता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आगे, इसी में एक और पॉइंट, सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग बनाती है। सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग अगर कोई नदी बनाती है उत्तरी अमेरिका का, तो वो सेंट लॉरेंस नदी है। और यही सेंट लॉरेंस नदी की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो है व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग, मतलब ये पूरा का पूरा जो ग्रेट लेक्स वाला क्षेत्र है वो इंडस्ट्रियल एरिया है। जैसे आपने कई सारे शहर सुने होंगे, वहाँ पर एक शहर आपका कहलाता है जिसको हम बोलते हैं डेट्रॉइट है। तो डेट्रॉइट वगैरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कारण जाने के कारण वहाँ से भारी मात्रा में ट्रकों का आयात निर्यात होता है। मोस्टली यहाँ से क्या होता है, निर्यात होता है, और वो अटलांटिक महासागर को पार करके यूरोप में सप्लाई होती है। और ये जो नदी है, ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख भी बनाती है। तो ये भी अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख कौन सी नदी बनाती है, तो वो सेंट लॉरेंस नदी है। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट, सेंट लॉरेंस नदी विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख या एस्चुरी बोलते हैं, ज्वार नदमुख बनाती है। तो ये विशेषताएं आप ध्यान रखें किसके संदर्भ में, सेंट लॉरेंस नदी। अब सेंट लॉरेंस नदी के अलावा कुछ छोटी छोटी नदियों की हम बात करें
छोटी छोटी नदियों की बात करें जैसे पोटोमैक नदी है, पोटोमैक नदी से यही पूछा जाएगा कि उत्तरी अमेरिका की राजधानी, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे स्थित है। हालांकि छोटे एग्जामों में ये पूछा जाएगा, बड़े लेवल के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो यूएसए की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वो आपका पूछा जाता है कौन सी नदी के किनारे है, तो वो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। दूसरा एक और नदी है हडसन नदी। हडसन नदी की बात करें तो हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर पड़ता है। तो ये भी पूछ लेते हैं कि न्यूयॉर्क शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो वो हडसन नदी के तट पर स्थित है। तो ये इस तरह से यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। तो देखिए हम बात करें अपलेशियन पर्वत श्रृंखला की साइड की, तो यहाँ पर हम बात करें जैसे इस तरह से, मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए ये कनाडा हो गया, वो अलास्का हो गया, ये हडसन की खाड़ी हो गई, ये इस तरह से देखा जाए उत्तरी अमेरिका, इस प्रकार की दिखाई देती है। तो यहां से हमने देखा अपलेशियन पर्वत श्रृंखला थी, अपलेशियन पर्वतमाला थी। यहीं से छोटी छोटी कुछ नदियां निकाल देते हैं, यहीं से कुछ नदियों की बात कर लेते हैं। 3 प्रमुख नदियों की बात करूं तो यहां पर है हडसन नदी, हडसन नदी, और हडसन नदी के किनारे लिख लेना, हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है। ठीक है। दूसरी नदी है, इसको बोलते हैं टेनेसी नदी, टेनेसी नदी। और टेनेसी नदी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि टेनेसी नदी पर भारत की दामोदर नदी घाटी परियोजना आधारित है। तो ये पूछ लेते हैं कि भारत की दामोदर नदी घाटी परियोजना यूएसए की कौन सी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है, तो वो है टेनेसी नदी। ठीक है। तो नेक्स्ट देख लें, इसी में भारत की दामोदर घाटी परियोजना, भारत की दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना यूएसए की टेनेसी नदी, यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है, परियोजना पर आधारित है। ठीक है। और दामोदर घाटी परियोजना आपको पता ही है स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना कहलाती है। और यहाँ पर लिख देता हूँ नोट करके, एक पॉइंट और याद रखें आप लोग, हालांकि याद होगा, ये बेसिक है। यहीं पर लिख देता हूँ दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है। तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है 1948 से। ठीक है। और अगली नदी देख रहे हैं, इस नदी का नाम है पोटोमैक नदी, पोटोमैक नदी। और पोटोमैक नदी के आगे लिख लेना, पोटोमैक नदी के किनारे, यहाँ पर लिख देता हूँ पोटोमैक नदी, पोटोमैक नदी के किनारे पर वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। ठीक है। तो वाशिंगटन डीसी ध्यान रखना, ये यूएसए की राजधानी है, वाशिंगटन डीसी शहर स्थित है। ठीक है। तो वाशिंगटन डीसी जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहा जाता है इसको।
तो वाशिंगटन डीसी शहर जो है वो पोटोमैक नदी के किनारे ही स्थित है। तो इसकी डीसी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और ये एकमात्र ऐसा शहर है जो यूएसए का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, तो यूएसए का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश भी कहलाता है वाशिंगटन डीसी। तो ये कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? पोटोमैक नदी के किनारे पड़ता है। तो ये तो बात हो गई किसकी? यूरोप की प्रमुख उत्तरी अमेरिका की प्रमुख सहायक नदियों की। अब सहायक नदियों के बाद हम बात कर लेते हैं किसकी? झीलों की बात कर लेते हैं। झीलों से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उत्तर से दक्षिण में बहुत सारी झीलें, हम कनाडियन शील्ड की बात करेंगे, और कनाडियन शील्ड के बाद कुछ झीलें आपको दिखाई देती हैं कहाँ पर? यूएसए और कनाडा की सीमा पर दिखाई देती हैं। तो हम बात कर लेते हैं अब उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलों की। तो हेडिंग डाल लें सब लोग, अब नदियों से आगे चलते हैं झीलों पर। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें। ठीक है, तो देखिए उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलों की हम बात करें तो कनाडियन शील्ड में 5 झीलें दिखाई देती हैं। ठीक है, कनाडा में। तो इनको हम बोलते हैं क्या? यहां पर लिख देता हूं मैं, कनाडियन शील्ड में। शील्ड मैंने बताया प्राचीनतम भूखंड, और वहां पर हिमानियों के अपर्दन के द्वारा क्या बन जाती हैं? झीलें बन जाती हैं। जैसे टॉर्न झील के जो निर्माण होता है, तो कनेडियन शील्ड के अंदर झीलें बन जाती हैं। तो कनेडियन शील्ड में उत्तर से दक्षिण में 5 झीलें स्थित हैं। 5 झीलें स्थित हैं। तो उत्तर से दक्षिण में ध्यान रखना 5 झीलें स्थित हैं। 6 मन समझना इसको, 5 हैं ये 5 झीलें स्थित हैं। जैसे सबसे ऊपर एक झील दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं ग्रेट लेक बियर। उसके बाद लेक स्लेव, उसके बाद अथावास्का, रेनडियर और विन्नीपेग। तो इस तरह से उत्तर से दक्षिण में आप देखेंगे 5 झीलें नजर आती हैं, और इन 5 झीलों का क्रम भी लगाने को पूछा जाए और इनकी विशेषता भी पूछी जाती है। तो महान झीलें तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन महान झीलों के ऊपर ये कुछ झीलें यहाँ पर नजर आती हैं, जिसमें से एक झील को हम बोलते हैं, सबसे ऊपर है, इसको बोलते हैं लेक बियर या ग्रेट बियर भी बोल देते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ग्रेट के नाम से भी झीलें जानी जाती है। ठीक है, तो लेक बियर भालू वाला बियर है ये। ठीक है, दूसरा लेक स्लेव, लेक ग्रेट स्लेव। उसके बाद है लेक अथावास्का, लेक अथावास्का, लेक रेनडियर, और उसके बाद लेक विन्नीपेग। तो ये उत्तर से दक्षिणी क्रम में ये झीलों का क्रम है। तो सबसे ऊपर कौन सी है? लेक बियर है। उसके बाद आप देख रहे हैं कौन सी है? लेक स्लेव है, लेक अथावास्का है, लेक रेनडियर है और लेक विन्नीपेग है। ठीक है, अब इनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं की हम बात कर लेते हैं। तो ये जो लेक बियर है, इसके ऊपर से, यहीं पर मैं एक एक विशेषता लिख देता हूं, बहुत ज़्यादा विशेषता इनकी नहीं है। इसके ऊपर से एक व्रत गुजरता है और उस व्रत को हम बोलते हैं आर्कटिक व्रत।
तो ध्यान रखें, आर्कटिक वृत्त कौन सी झील से ऊपर होकर गुजर रहा है? लेक बियर से। चाहे तो आप लिख सकते हैं कनाडा में सारी झीलें स्थित हैं, और जो लेक बियर है, लेक ग्रेट बियर भी लिख सकते हैं, लेक ग्रेट बियर लिख लीजिए। लेक ग्रेट बियर से क्या गुजरता है? आर्कटिक वृत्त गुजरता है, ठीक है। उसके दक्षिण में लेक स्लेव दिखाई देती है, और स्लेव जो झील है इसके निकट कनाडा के उत्तर पश्चिमी राज्य की राजधानी जो है येलो नाइफ स्थित है। यहाँ पर कनाडा का उत्तर पश्चिमी राज्य जो है उसकी राजधानी की बात करें तो यहाँ पर एक राजधानी स्थित है, इसको बोलते हैं येलो नाइफ। तो येलो नाइफ शहर इसके किनारे स्थित है। तो ये कनाडा के उत्तर पश्चिमी शहर की राजधानी है येलो नाइफ। तो ये ग्रेट स्लेव झील के किनारे है। दूसरी हम बात करें, इसी झील से उत्तर की तरफ एक नदी निकल जाती है, और इस नदी को क्या बोलते हैं? मैकेंजी नदी बोलते हैं। तो मैंने बताया था मैकेंजी नदी कहाँ से निकलती है? मैकेंजी नदी स्लेव झील से निकलती है। तो दो विशेषताएं हो गई, कनाडा के उत्तर पश्चिमी प्रदेश की राजधानी येलो नाइफ शहर इस झील के किनारे स्थित है, और मैकेंजी नदी इसी झील से निकलती है। अब हम बात करें लेक अथावास्का की, तो देखिए लेक अथावास्का की अगर हम बात करें तो लेक अथावास्का यहाँ पर रेनडियर झील है और स्लेव झील है, इसके बीच में अवस्थित है, जिसके बीच में पड़ती है। और अथावास्का की हम बात करें तो ध्यान रखना इसके किनारे यूरेनियम सिटी स्थित है। तो ध्यान रखें इसके किनारे क्या स्थित है? लेक अथावास्का के किनारे यूरेनियम सिटी। यूरेनियम सिटी। तो यूरेनियम सिटी पूछा जाए किसके किनारे स्थित है तो वो लेक अथावास्का के किनारे आपका पड़ता है, ठीक है। और हम बात करें रेनडियर झील की तो चर्चिल नदी एक है, छोटी सी नदी है, चर्चिल नदी जो है वो इसी से निकलती है और उत्तर में जाकर हडसन की खाड़ी में गिर जाती है। तो लेक रेनडियर से ध्यान रखना, लेक रेनडियर से चर्चिल नदी निकलती है, चर्चिल नदी निकलती है। और ये नदी कहाँ गिरती है? हडसन की खाड़ी में गिरती है, हडसन की खाड़ी। तो अगला पॉइंट इसके सामने लिख लें, रेनडियर के सामने, कि रेनडियर जो है वो ध्यान रखना इससे चर्चिल नदी निकलती है और ये उत्तर की ओर बहती हुई हडसन की खाड़ी में गिर जाती है। अब लेक विनिपेग की बात करें तो लेक विनिपेग के किनारे ध्यान रखना विनिपेग शहर स्थित है। विनिपेग शहर जो है मिनीटोबा प्रांत की राजधानी कहलाता है। तो मिनीटोबा प्रांत की राजधानी जो विनिपेग है, यहाँ पर इधर ही मैं लिख देता हूं विनिपेग शहर। विनिपेग शहर है ये। तो मिनीटोबा प्रांत की राजधानी है। तो मिनीटोबा प्रांत की राजधानी कहलाता है विनिपेग। और विनिपेग शहर इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये विश्व की गेहूं मंडी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए जाना जाता है? विश्व की गेहूं मंडी कहलाता है। तो विनिपेग शहर के आगे लिखें, इसको हम क्या बोलते हैं? विश्व की गेहूं मंडी। तो ये प्रमुख विशेषताएं कनेडियन शील्ड की। तो मैं दोबारा से आपको बता दूं, कनेडियन शील्ड में उत्तर से दक्षिण में 5 झीलें पाई जाती हैं। तो झीलों का एक तो क्रम आपको याद रखना है, उत्तर से दक्षिण में यही क्रम है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। लेक बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, रेनडियर और विनिपेग। अब इनकी एक एक विशेषताएं साथ साथ में ही आप लोग नोट डाउन कर लें। पहली विशेषता की हम बात करें, लेक बियर से क्या गुजरता है? आर्कटिक वृत्त गुजरता है। लेक स्लेव से मैकेंजी नदी निकलती है
और कनाडा का उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है उसकी राजधानी है येलोनाइफ शहर। तो येलोनाइफ शहर भी स्लेव झील के किनारे ही स्थित है, ठीक है। उसके बाद बात करें अथावास्का की, तो अथावास्का झील के किनारे यूरेनियम सिटी स्थित है। उसके बाद हम बात करें लेक रेंडियर की, तो इससे चर्चिल नदी निकलती है जो हडसन की खाड़ी में गिरती है। और लेक विनिपेग जो है एक मैनिटोबा प्रांत की राजधानी है विनिपेग शहर, और इस मैनिटोबा प्रांत की जो राजधानी है विनिपेग शहर, इसी को हम बोलते हैं विश्व की गेहूं मंडी। तो विश्व की गेहूं मंडी के नाम से जाना जाता है। तो ये तो कनाडा के अंदर झीलें हो गई। अब हम बात करें किसकी, अब हम बात करते हैं महान झीलों की। तो ध्यान रखना यूएसए और कनाडा की सीमा पर 5 झीलों का एक क्रम पाया जाता है जिनको हम बोलते हैं महान झीलें। तो यहां पर हम बात करें, देखिए डायग्राम के थ्रू ही ये आप देख पा रहे होंगे, ये झीलें आपकी कहलाती हैं महान झीलें। तो महान झीलें आप देखें तो यहां पर मैं अलग अलग इनको थोड़ा सा कलर कर देता हूं जिससे कि आपको साफ साफ नजर आ जाए। तो एक झील तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये कहलाएगी, तो ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहलाती है। तो इस झील को हम बोल देंगे क्या, सुपीरियर झील। तो ये सुपीरियर झील है यहां पर, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक और झील आप देख पा रहे होंगे, ये झील जो है एकमात्र ऐसी झील है महान झीलों में से जो पूर्ण रूप से कहां पर स्थित है, पूर्ण रूप से यूएसए में पड़ती है। बाकी सीमाओं पर स्थित है, लेकिन ये झील जो है वो पूर्ण रूप से, ये झील पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। और इस झील को हम बोलते हैं मिशिगन झील, मिशिगन झील कहलाती है, ठीक है। मिशिगन झील से थोड़ा आगे की तरफ चले जाएं तो यहां पर एक और झील आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से एक और झील है और ये झील कहलाती है आपकी ह्यूरेन झील। तो ये ह्यूरेन झील के नाम से जानी जाती है। इस झील को हम बोलते हैं ह्यूरेन झील, ठीक है। तो ये ह्यूरेन झील कहलाएगी। इस तरह से ये इनको जोड़ेंगे भी, अभी हम अलग अलग नहरों से जुड़ी हुई है ये। तो ये ह्यूरेन झील कहलाएगी। एटलस लेकर बैठे हैं, मैप पर आप देख पाएंगे इनको आसानी से। फिर उसके बाद एक और झील आप देख पाएंगे यहाँ पर, ये झील आपकी कहलाती है ईरी झील। इसको क्या बोल देते हैं, ईरी झील बोल देते हैं। ईरी झील है और ये भी ध्यान रखना जुड़ी हुई है, यहाँ पर इस तरह से जुड़ी हुई है। और लास्ट में जो झील आप देख रहे हैं, इस झील को हम बोलते हैं क्या, ये झील कहलाती है ओंटारियो झील, ओंटारियो झील। अब यही ओंटारियो झील है, इसी से एक नहर निकल जाती है, नदी निकल जाती है और ये नदी आगे की तरफ इस प्रकार से जाती है। इसी नदी को हम बोलते हैं सेंट लॉरेंस नदी। तो ध्यान रखें ये 5 झीलें हैं, इन 5 झीलों को हम बोलते हैं, ये कौन सी नदी है, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। तो ये 5 झीलों से मिलकर बनती हैं क्या, महान झीलें, महान झीलें या ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स कहलाते हैं, ठीक है, ग्रेट लेक्स, ठीक है। यूएसए और कनाडा की बिल्कुल सीमा पर स्थित है। इन झीलों के मैं नाम लिख देता हूं। ये जो झील है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर झील, सुपीरियर झील कहलाएगी, ठीक है। ये जो झील है, इस झील को हम बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं मिशिगन,
मिशिगन झील कहलाएगी। यहां पर जो झील देख पा रहे हैं, इस झील को हम बोलते हैं ह्यूरेन झील। ह्यूरेन झील। और यहां पर जो झील देख पा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ईरी झील। ईरी झील। और ये जो झील है, ये है ओंटारियो। ओंटारियो झील कहलाती है। तो ये 5 झीलें हैं जिसको हम बोलते हैं महान झीलें। अब एक एक करके इनकी देखिए विशेषता जानिए। अब ये पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र है। अब यहाँ से हमको सेंट लॉरेंस नदी से हमको नौका गमन करना है, बड़े बड़े जहाज़ों को यहाँ से होते हुए अंदर तक लाना है। तो जाहिर सी बात है, इनको आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो नहरों को यहाँ से क्या होता है, जोड़ा जाता है। इसी वजह से इनके किनारे कुछ नहरें आपको दिखाई देगी। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, पहली नहर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक नहर बनाई गई है जो आरएएस के एग्ज़ाम में और यूपी पीसीएस में कई बार पूछी गई है, और फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में या पीजीटी टीजीटी में भी ये पूछ लेते हैं। इस नहर को हम बोलते हैं सू नहर। क्या नाम है, सू नहर। तो सू नहर से आपसे पूछा जाए किसको जोड़ती है, कौन कौन सी झीलों को जोड़ती है, तो सू नहर क्या करती है, इधर सुपीरियर झील है और इधर ह्यूरेन झील है। तो सुपीरियर और ह्यूरेन झील को जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण किया गया जिसको हम बोलते हैं सू नहर। उसके बाद यहां पर हम बात करें, इन दोनों के बीच में इधर की तरफ आपकी ओंटारियो झील है और ईरी झील है। इन दोनों को जोड़ा जाए तो इन दोनों को जोड़ने की जगह 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना। एक तो यहाँ पर एक जलप्रपात पाया जाता है। यहाँ पर एक जलप्रपात है जिसको बोलते हैं नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात। दूसरी चीज, जलप्रपात होगा तो जलप्रपात से तो जहाज नहीं गुजर सकते, क्योंकि जलप्रपात में तो पानी ऊपर से नीचे गिरता है। तो यहाँ पर एक नहर का निर्माण भी किया गया है। तो यहाँ पर जो नहर आपकी पाई जाती है, उस नहर को हम बोलते हैं वेलैंड नहर। वेलैंड नहर। तो वेलैंड नहर कौन को जोड़ती है, ओंटारियो झील को ईरी झील से जोड़ने का काम करती है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार की झीलें हैं। अब इनकी एक एक विशेषताएं हम जान लेते हैं कि इनके किनारे कौन कौन से शहर है और प्रत्येक झील की क्या क्या विशेषता है। तो शुरुआत कर देते हैं हम सुपीरियर झील से। तो सुपीरियर झील की देखिए बात करें तो सुपीरियर झील आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी झील है। इनमें दूसरे नंबर पर यह है। तो सुपीरियर झील ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहलाती है। मीठे पानी की झील। और क्षेत्रफल के आधार पर भी देखा जाए, क्षेत्रफल के आधार पर कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील कहलाती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो झील कौन सी हो जाएगी, आपकी सुपीरियर झील हो जाएगी। तो एक एक करके इसके बारे में यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो पहले हेडिंग डालेंगे सब लोग, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील। तो देखिए सुपीरियर झील की यहाँ पर हम बात करें तो सुपीरियर झील में सबसे पहला पॉइंट या सबसे ज़रूरी पॉइंट, या जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो पहला लिखें विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहलाती है। दूसरी बात करें क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की
दूसरी सबसे बड़ी झील है, दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर देखिए मैं झीलों के नाम लिख देता हूं नोट करके, यहीं पर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर ध्यान रखें, विश्व की सबसे बड़ी झील कहलाती है कैस्पियन सागर। लेकिन कैस्पियन सागर कैसी है, खारे पानी की झील है, लेकिन क्षेत्रफल में बड़ी है। दूसरे नंबर पर आ जाएगी आपकी सुपीरियर, और तीसरे नंबर पर आ जाएगी विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील क्षेत्रफल के आधार पर तीसरे स्थान पर आती है, सुपीरियर झील दूसरे स्थान पर आती है, और कैस्पियन सागर पहले स्थान पर आती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, सुपीरियर झील की पहली विशेषता विश्व की सबसे बड़ी, ध्यान रखना, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ताजे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है, कैसे भी याद रखें। ठीक है, अब जो सुपीरियर झील है वो ध्यान रखना उच्च भूमि पर स्थित है, हाईलैंड पर स्थित झील है। ठीक है, और यहाँ पर जो सुपीरियर उच्च भूमि के जो मेसावी रेंज है, अमेरिका में पड़ती है, मेसावी रेंज में लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो मेसावी रेंज अगर पूछी जाए किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर क्या है, लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें आगे, सुपीरियर झील यूएसए में उच्च भूमि में स्थित है, उच्च भूमि में स्थित है, तथा उच्च भूमि की मेसावी रेंज, उच्च भूमि की मेसावी रेंज लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर ध्यान रखना क्या है, मेसावी रेंज जो है वो लौह अयस्क के भंडार के लिए भी जानी जाती है। ठीक है, दूसरी चीज सुपीरियर झील के किनारे, सुपीरियर झील के किनारे ध्यान रखना अमेरिका का एक शहर स्थित है जिसको बोलते हैं टुलुथ शहर। टुलुथ शहर भी ध्यान रखना लौह इस्पात उद्योग के लिए सर्वाधिक विकसित हुआ है। ठीक है, तो इसी के आगे 2 पॉइंट और लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लें, सुपीरियर झील के किनारे, सुपीरियर झील के किनारे स्थित टुलुथ शहर लौह अयस्क भंडार, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसके अलावा एक पॉइंट और लिख दीजिए, सूनहर सुपीरियर झील को यूरेन झील से जोड़ती है, यूरेन झील से जोड़ती है। तो सुपीरियर और यूरेन झील को जोड़ने के लिए
एक नहर का निर्माण किया गया जिसको बोलते हैं सू नहर। और सू नहर के स्थित जो कनाडा है उसका महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थित है सॉल्ट मैरी बंदरगाह। तो नेक्स्ट लिखना, सू नहर के किनारे कनाडा का महत्वपूर्ण बंदरगाह, कनाडा का महत्वपूर्ण बंदरगाह, ठीक है। महत्वपूर्ण बंदरगाह यहाँ पे स्थित है, इसको बोलते हैं साल्ट सेंट मैरी, साल्ट सेंट मैरी बंदरगाह, बंदरगाह स्थित है। तो साल्ट सेंट मैरी बंदरगाह स्थित है। तो ये कनाडा का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो सू नहर के किनारे ही स्थित है। तो आज समय कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे करेंगे कंप्लीट, अलग झीलों की बात करेंगे। तो धन्यवाद सभी लोगों का जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।